यहाँ उपस्थित सभी भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता सभी को मैं सादर पूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। वर्तमान में देश में सब दूर तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ही चर्चा हो रही है। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही हाँ है, हाँ आ रही हाँ। है। सब दूर तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ही चर्चा हो रही है। कुछ 1.5 वर्ष से जो भी क्रांतिकारक निर्णय इस देश में हो रहे हैं, जिन निर्णयों के कारण भारत के राष्ट्र जीवन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, ऐसे टर्निंग पॉइंट के समान क्रांतिकारक निर्णय इस देश में हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा लक्षण अपने देश में दिख रहा है कि प्रत्येक निर्णय जो देश में हो रहा है, वो ट्रिपल तलाक का हो, वो 370 हटने का हो, वो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का निर्णय हो, ऐसे बहुत सारे जो 1.5 वर्ष में जारी किया जा रहा है, उसके बारे में पिछले कई वर्षों से जो स्वराज्य प्राप्ति से लेकर अब तक ऐसा जो वातावरण देश में दिखना चाहिए, ऐसा हम सोचते थे, वो अभी दिख रहा है। यानी देश एक होकर, एक मन से, छोटे मोटे मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर पूरा देश एक होकर, एक मन से इन सभी को स्वीकार रहा है, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसका एक ही शब्द में हम अर्थ निकाल सकते हैं कि समाज जीवन में दूर दूर तक राष्ट्रीय भावना का जागरण हो रहा है। राष्ट्रीय भावना का जागरण से ही ऐसा एक प्रतिक्रियाएं सकारात्मक एक मन से स्वीकार करना ये संभव हो पा रहा है। इसीलिए मैं बधाई देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में ऐसे सारे जो विचार परिवार के संगठन के कार्यकर्ता, उनके परिश्रम और आम जनता, भारतीय समाज के लोग इसके लिए जो स्वीकृति दे रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और जो संवेदनशील सरकारें हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दृढ़ता पूर्वक जो निर्णय ले रहे हैं, ये भी समर्थ सक्षम नेतृत्व के कारण, दृढ़ता पूर्वक जो निर्णय ले रहे हैं, ये भी कारण है। इसीलिए इसको छोटे में ही बताना चाहिए तो संवेदनशील सरकार और सक्रिय समाज, ये दोनों के समन्वय के कारण ये अच्छा जो लक्षण है वो अभी समाज में दिख रहा है। राष्ट्रीय भावना का जागरण हम देख पा रहे हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकट होने के बाद हमारे मन में कई सारे शंकाएं थी। विरोध हो सकता है,
जो इस देश को टुकड़े करने में ही आनंदित होने की मानसिकता रखने वाले ऐसे व्यक्ति हो, समूह हो, संगठन हो, संस्थाएं हो, ये इनके तरफ से किसी न किसी बहाने विरोध हो सकता है, ऐसे जो शंकाएं थी वो भी अब नहीं रही है। ऐसे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के एक नेता इस ड्राफ्ट कमेटी के एक सदस्य को फोन पे बातचीत करते हुए वो कहते हैं, हम इसका पूरा अध्ययन किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन हमने किया, और इसका विरोध हम कैसे करें, इसके बारे में हमने एक एक बिंदु पर भी हमने सोचा, अध्ययन किया, लेकिन हमको विरोध करने के लिए एक भी बिंदु नहीं मिले। इसीलिए मैं अनिवार्य रूप से आपको बधाई देने के लिए मैं फोन कर रहा हूं। ऐसा एक समग्रता से युक्त, सर्वसमावेशक एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाशित हुई है। ये बहुत गंभीरता से शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के रूप में बहुत गंभीरता से हमको लेना चाहिए। मैं एक कदम आगे जाकर मैं इसको कहने में मुझे बहुत गर्व का महसूस होता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए ये भगवत गीता है। इसीलिए इसको एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक अध्याय को गहराई से हम पढ़ना चाहिए। मैं हमारी भूमिका क्या है मैं अंत में कहने वाला हूं। ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में भी बहुत बड़ा हेरक्युलस टास्क, यानी बहुत बड़ा परिश्रम इस ड्राफ्ट कमिटी ने किया है। केवल ड्राफ्ट कमिटी नेतृत्व दिया है, परिश्रम किया है, ये बधाई के पात्र है, इतना मात्र नहीं, ये बहुत बड़ा मंथन, बहुत बड़ा विमर्श इसके लिए हुआ है इस देश में। यानी 1,10,623 स्थानों पर इसके बारे में विमर्श हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। इतना बड़ा विमर्श दुनिया में किसी नीति को लेकर हुआ ही नहीं, इसीलिए ये एक विश्व विक्रम भी हो सकता है। 5,000 से भी ज्यादा शिक्षाविद इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों के नेतृत्व में। और आम जनता का सहभागित्व भी इसमें रहा है कि 26 लाख से भी ज्यादा सुझाव दिए गए। इस सुझावों को सॉर्ट आउट करते हुए, विभाजन करते हुए विषयानुसार इसका अध्ययन, विभाजन करना, इसका अध्ययन करना, इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका अनुप्रयोग कैसे करें, इसके बारे में भी बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप इतने ज्यादा लाखों स्थानों में इसका विमर्श हुआ है, करोड़ों लोग इसके बारे में सोचा है और लाखों लोग सुझाव दिया है। ऐसा होने के कारण एक समग्र सर्वसमावेशक शिक्षा नीति प्रकाशित होने में संभव हो पाया है। इसकी बहुत सारे विशेषताएं हैं। यानी राष्ट्र जीवन को भारतीय दृष्टि से ओतप्रोत करने वाला ये शिक्षा नीति है। जिस भारतीय दृष्टि के कारण भारतीय समाज में, राष्ट्र जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है, ऐसे
होने के लिए जो बीज बोना चाहिए वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर्निहित है, वो परिवर्तन के बीज छिपा हुआ है। इसको उसी भाव से, उसी गंभीरता से यदि हम अमल में लाने के लिए प्रयास करेंगे तो आने वाले 10 वर्ष में अपने देश के इस राष्ट्रीय जीवन में, राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख पाते हैं। ये 100% निश्चित है। इसीलिए मुझे लगता है अगस्त 15 1947 में हमको राजनैतिक स्वातंत्र्य मिला। अभी 29 जुलाई 2020 को शैक्षणिक स्वातंत्र्य हमें प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इसका अध्ययन करना भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। पहला ये बिंदु है कि मुझे अच्छा लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा शब्द का उपयोग अपने कार्यक्रम के संचालक ने किया, वो सही है। कुछ लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करना चाहिए। जो भी करेंगे उनको भी बताना चाहिए कि केवल नई शिक्षा नीति नहीं है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि राष्ट्र भाव को बल प्रदान करने वाला कई सारे विषय इसमें निहित है, इसमें जोड़ा गया है। मैंने जैसे इसके तैयारी में पूरा राष्ट्र को समेटते हुए, समावेश करते हुए इसका विमर्श हुआ है, गहरा विमर्श हुआ है। वो भी राष्ट्रीय बनने के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसीलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन का एक बिंदु है कि शिक्षा मंत्रालय ऐसा नाम परिवर्तन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये बाजार केंद्रित विचारधारा से उपजा हुआ शब्द है। मार्केट सेंटर्ड नॉमिनिक्लेचर था ये। मार्केट सेंटर्ड, बाजार केंद्रित विचारधारा से प्रभावित शब्द वो पश्चिम का देन था। ये अपने देश के लिए बिल्कुल सामंजस्य में बैठने का शब्द नहीं था। इसको परिवर्तन किया है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्रालय, वैसे शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ऐसा नाम देना चाहिए था, अपना मांग वही था। लेकिन अभी तो यहां तक तो आ गए, आगे थोड़ी दिनों में वो भी हो जाएगा, ऐसा विश्वास मुझे है। शिक्षा मंत्रालय केवल नाम परिवर्तन मात्र नहीं है, ये दृष्टि परिवर्तन है। दृष्टि परिवर्तन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उसके अंदर जो राष्ट्रीय भावना का जागरण के लिए और मूल भारतीय शिक्षा को लागू करने के लिए जो भी नीतियां बनी हैं, उसमें बिंदु जोड़ दिया है और संकल्प किया है। इसको यदि हम देखते हैं तो ये केवल नाम परिवर्तन नहीं है, दृष्टि परिवर्तन है, ऐसा हम विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं। ऐसे केवल नाम परिवर्तन नहीं है, दृष्टि परिवर्तन कैसे, इसको कैसे हम कह सकते हैं, इसके बारे में आगे चलते कई सारे बिंदुओं का वर्णन जो मैंने करने जा रहा हूं, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि ये नाम परिवर्तन मात्र नहीं है, ये दृष्टि परिवर्तन भी है। पहला, जो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के कारण जो तनाव निर्माण होता था, आवर्स एजुकेशन, द प्रेजेंट एजुकेशन
was a stressful education. Not only was, is stressful education. The present system of education is stressful. तनाव से युक्त शिक्षा व्यवस्था अपने देश में वर्तमान में है और था, ऐसा मैं कह सकता हूं, और 2 वर्ष के लिए। ये तनावपूर्ण शिक्षा को अंतिम विदाई देने वाली शिक्षा नीति ये है। और 185 वर्ष से, सिंस 185 ईयर्स, 185 वर्ष से जो हम दासता की शिक्षा को हम झेल रहे थे, जो मैकाले प्रणीत शिक्षा को हम झेल रहे थे, जिसके कारण भारत का अंतःसत्व ही खत्म करने का प्रयास इतने वर्षों में किया गया था, उसको अंतिम विदाई देने का संकल्प इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। अभी वो मैकाले की शिक्षा नहीं रह पाती है, और जो टुकड़े टुकड़े करने की मन में सोच रखते हुए शिक्षा संस्थानों को ऐसे सरस्वती के केंद्र, जिनको विश्वविद्यालय कहा जाता है, विश्वविद्यालय के माध्यम से वहां जहर फैलाते हुए देश को टुकड़े करने के लिए विद्यार्थियों को इस राष्ट्र विरोधी भावनाओं को प्रेरित करने का, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए विश्वविद्यालयों को केंद्र बनाकर प्रयास कर रहे थे, ऐसे सभी राष्ट्र विरोधी प्रयासों को खत्म करने वाली यह नीति है। एक ऐसा निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये भी आगे जो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे इससे हमको पता चलेगा। ये शिक्षा नीति सदा सर्वदा के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में जो भय निर्माण होता है शिक्षा को लेकर, उस भय से सभी को मुक्त कर दिया है। अभी वर्तमान में 26 लाख विद्यार्थी शालेय स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा में लगभग 4 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। उनके अभिभावक ऐसे यदि हम 2 से गुना करेंगे तो 60 करोड़ अभिभावक, 30 करोड़ विद्यार्थी, कुल मिलाकर 90 करोड़ आबादी के ऊपर, और बाकी के लोग भी, यानी 135 करोड़ आबादी के ऊपर ये बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है कि परीक्षा को लेकर जो भय था, उस भय से विद्यार्थी और अभिभावक मुक्त हो जाएंगे। परिणाम निकलने से पहले जो तनाव मन में निर्माण होता था, उससे भी सभी मुक्त हो सकते हैं। परिणाम निकलने के बाद जो अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, उससे भी विद्यार्थी मुक्त हो सकते हैं। कई सारे शहरों में मैं देखा हूं, 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के परिणाम निकलने के बाद बड़े बड़े तालाब जो हैं उस बड़े शहरों में, वहां पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत कड़ाई से किया जाता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले बहुत सारे होते हैं परिणाम निकलने के बाद। जिनकी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं निकलते, नापास हो गए हैं, फेल हो गए हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे रिजल्ट परिणाम निकलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है, वो भी आत्महत्या करने के प्रयास करते हैं। ऐसे अपने देश में एक दिन में 26 युवा आत्महत्या कर रहे हैं रोज। एक किसान आत्महत्या करते हैं तो मीडिया में इतना चर्चा होती है,
लेकिन एक दिन में 26 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन अधिकतम लगभग इन आत्महत्याओं को बंद करने का एक जो उपाय है, उस उपाय को इन्होंने अपनाया है। ये क्या है? परीक्षा का भय ही नहीं रहेगा। और एक विचित्र, लेकिन अपने परिवारों में भाई बहन के बीच अंकों को लेकर, मार्क्स को लेकर, अंक तालिका को लेकर तुलना किया जाता है। भाई से बहन का, बहन को भाई से तुलना किया जाता है। और विद्यालय में भी जिनका अंक कितना है, इसके ऊपर विद्यार्थियों की तुलना किया जाता है। इस तुलना अपनी संस्कृति के विरोध में है। संस्कृति में तुलना करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, अद्वितीय है। हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य प्रत्येक है। उस जीवन का लक्ष्य समझते हुए उसकी प्राप्ति के लिए साधना करना ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। इस तुलना से आपस में एक ही कक्षा के विद्यार्थियों के बीच द्वेष भाव का निर्माण होता था, ईर्ष्या निर्माण होती थी। इसके कारण जो सहयोग होना चाहिए उसके स्थान पर स्पर्धा निर्माण होती थी। स्पर्धा के कारण आपस में सहयोग करना यह संभव ही नहीं हो पाता था। मैं क्लास में फर्स्ट रहना चाहिए, मैं टॉपर रहना चाहिए। इस स्पर्धा के कारण मन में ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी विकारों का निर्माण करते हुए वो मनुष्य ही नहीं बन सकता था। लेकिन ऐसे सभी विकारों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ही झटके में उसको विदाई दी गई है। उसको इन सभी विकारों का निर्माण का समाप्ति है। अभी विकार नहीं हो सकता। ये कैसा हो सकता है? ये इसीलिए होगा कि भारतीय शिक्षा, ऐसा हम जिसको कह सकते हैं, ऐसी पद्धति को, भारतीय शिक्षा पद्धति को इस शिक्षा नीति में लागू करने में ये ड्राफ्ट कमिटी के सदस्य सफल हुए हैं और सरकार उसको जारी करने का संकल्प दृढ़ता पूर्वक लिया है। इसमें परीक्षा पद्धति ही संपूर्ण परिवर्तन किया गया है। बोर्ड एग्जामिनेशंस रहेंगे 10वीं और 12वीं का, लेकिन परीक्षा की पद्धति ये संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, पूरा के पूरा परिवर्तन हो जाएगा। वर्तमान में जो परीक्षा की पद्धति है वो वैसी नहीं रहती है। वो परीक्षा की पद्धति अनुभव के आधार पर, एक्टिविटी बेस्ड, जो अभी उन्हीं के शब्दों में कहना है तो समेटिव असेसमेंट को संपूर्ण विदाई देते हुए, यानी स्मरण शक्ति की परीक्षा करने की जो पद्धति है समेटिव असेसमेंट, इसको विदाई देते हुए रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको जारी करने की, लागू करने की संकल्प इसमें किया गया है। यानी नियमित रचनात्मक मूल्यांकन इसके माध्यम से हो जाएगा। इस नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के कारण परीक्षा का एहसास ही विद्यार्थी को नहीं होगा। वो जो सीखा है, ये परीक्षा मूल्यांकन ऐसा रहेगा, विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उसको डिस्करेज नहीं करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो अद्वितीयता है, उस अद्वितीयता के आधार पर उसका आकलन करने का एक नया मूल्यांकन की पद्धति, इसके आधार पर उसका असेसमेंट करना, इसके माध्यम से परीक्षा का तंत्र ही
परिवर्तन करने का संकल्प इसमें किया गया है। यानी एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे और वर्ष में 2 परीक्षाएं होंगी। एक परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा सुधारने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन होगा। वो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यानी हर एक विद्यार्थी प्रति वर्ष अपन को सुधार करने के लिए एक अवसर प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा और इसमें लचीलापन है। लचीलापन के कारण सेकेंडरी स्टेज में ही यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार और अपने क्षमता के अनुसार विषयों को चयन करने की स्वायत्तता विद्यार्थी को दी जाएगी। ये पूरा यदि अध्ययन करेंगे तो ये टीचर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की ओर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा के पूरा परिवर्तन करने का संकल्प इसमें किया गया है। यानी विषयों का चयन करने की स्वायत्तता विद्यार्थी को दिया गया है। वैसे ही इस शिक्षा नीति में क्रेडिट्स को प्राप्त करना होगा विद्यार्थी को। यानी कुल मिलाकर सेकेंडरी स्टेज में 9वीं से लेकर 12वीं तक 40 क्रेडिट्स प्राप्त करने होंगे। 40 क्रेडिट में 15 क्रेडिट्स ये व्यावसायिक विषय से संबंधित होंगे। यानी अनुभव के आधार पर स्किल बेस्ड प्रोफेशनल लर्निंग होगा, व्यावसायिक शिक्षा होगी। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद क्या बनना चाहता है उसके आधार पर विषयों का चयन 9वीं में ही करना इसके लिए प्रेरित करता है। विषयों का चयन 9वीं से लेकर 12वीं तक, 12वीं के बाद कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो जा रहा है इसके आधार पर चयन करना पड़ेगा। और 12वीं के बाद कौन से कोर्स में जाना चाहता है उसके आधार पर ही व्यावसायिक प्रशिक्षण रहेगा, स्किल ट्रेनिंग रहेगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहेगा। वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसा है वो उसमें इंटर्नशिप भी है। इंटर्नशिप अभी उच्च शिक्षा में था, वो भी प्रोफेशनल एजुकेशन में था, लेकिन अभी 9वीं से लेकर 12वीं तक ही इंटर्नशिप होगा। जो व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करता है उस व्यावसायिक विषय पे जो ज्ञाता है, वो कारपेंटर हो, वो गायक हो, वो शिल्पकार हो, वो लोहे का काम करने वाला हो, उनके पास एक्सपर्ट के पास जाकर अपने अनुभव को बढ़ा लेना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने का इंटर्नशिप वो भी उसमें रहेगा। यदि 9वीं से 12वीं तक, 12वीं के बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ऐसा किसी विद्यार्थी ने तय करता है, बाद तब वो उस प्रकार के व्यावसायिक विषयों को चयन कर सकता है। इसके कारण वो इंजेक्शन देना हो, ब्लड प्रेशर देखना हो, स्टेथोस्कोप का उपयोग करना हो, ये सभी जो मेडिकल एजुकेशन में वर्तमान में एमबीबीएस पूरा करने के बाद भी एक डॉक्टर को नहीं आता है, ऐसे स्किल्स वो 9वीं से 12वीं तक 4 वर्ष में वो सीख पाता है। इंजीनियरिंग में जाना चाहता है 12वीं के बाद, वो 9वीं से 12वीं तक अपने हिसाब से इंजीनियरिंग में जो आवश्यक है, ऐसे वेल्डिंग हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ऐसे कुछ स्किल्स वो डेवलप कर सकता है। वो 4 वर्ष में यदि 12वीं के बाद शिक्षा को बीच में ब्रेक करना चाहता है तो भी वो स्किल्ड, ये इतने कुशलता से युक्त होगा, वो उद्योग कर सकता है, वो अपना उद्योग भी शुरू कर सकता है। इतना लचीलापन यानी इतना स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इसमें जारी किया गया है। क्रेडिट्स होने के कारण अपने हिसाब से
4 वर्ष में उन क्रेडिट्स को वो 8वीं में या 9वीं में भी जब चाहे तब वो बोर्ड एग्जाम लिख सकता है। इतना लचीलापन इसमें दिया गया है। और मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम भी दिया गया है। वो कभी भी वो बाहर निकल सकता है और फिर से प्रवेश कर सकता है। ये सुदूर रहने वाले बच्चे और महिलाओं को पारिवारिक कठिनाई के कारण जो शिक्षा आगे बढ़ाने में संभव नहीं हो पाता था इच्छा होने के बाद भी, ऐसी परिस्थितियों को देखकर ऐसे एक यहाँ प्रावधान किया गया है कि ब्रेक बीच में कर सकता है, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। इसके कारण बीच में 1 वर्ष छोड़ सकते हैं, बाद में फिर से और शिक्षा आगे बढ़ा सकते हैं। इसके कारण एक व्यक्ति बीच में रुकावट आता है तो भी शाश्वत रूप से शिक्षा से वंचित नहीं होता, फिर से वो शिक्षा प्राप्त करते हुए अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा एक लचीलापन भी इसमें प्रावधान किया गया है। और औपचारिक शिक्षा वर्तमान में पहली कक्षा से शुरू होती थी, अभी औपचारिक शिक्षा तीसरे आयु से शुरू हो रहा है। 10+2 को खत्म करते हुए 5+3+3+4 ये सिस्टम लागू किया गया है। ये भी ब्रेन का डेवलपमेंट, एक बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट 6वीं आयु से पहले ही 85% हो जाता है। ये रिसर्च के द्वारा पहुंचा हुआ निष्कर्ष है। इसीलिए 6वीं के पहले यानी पहली कक्षा से पूर्व ही बच्चों को 3 वर्ष में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी शिक्षा अनौपचारिक ढंग से पूर्ण युक्त करने का बहुत बड़ा संकल्प इसमें किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से, ECCE के नाम से, तीसरी आयु से ही बच्चों को संगीत के द्वारा, खेल के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उनको गणित सिखाना, भाषा सिखाना, विज्ञान सिखाना, व्यवहार कैसे होना चाहिए सिखाना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्वच्छता, ऐसे सारे विषय जीवन जीने के लिए जो भी कलाएं चाहिए, जो भी ज्ञान चाहिए, वो पहली कक्षा को प्रवेश करने तक या दूसरी कक्षा तक ये सभी शिक्षा उनको दी जाने की बहुत बड़ा संकल्प किया गया है। अभी वर्तमान में 5 करोड़ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 6वीं आयु से लेकर 17वां आयु तक के आयु गट में 5 करोड़ विद्यार्थी ऐसे हैं वर्तमान में जिनको गिनना नहीं आता है और मूलभूत लेख यानी न्यूनतम पढ़ना, न्यूनतम लिखना ये भी नहीं आता है। यानी न्यूमरसी एंड लिटरेसी दे आर लैकिंग। इसको 100% करने का संकल्प इसमें किया गया है। यानी तीसरी आयु से लेकर दूसरी कक्षा तक यानी 8वां आयु तक विद्यार्थी, हर बच्चा मिनिमम न्यूमरसी और लिटरेसी यानी पढ़ना लिखना आना चाहिए और गिनती आना चाहिए, अंक गणित जोड़ना और घटाना आना चाहिए। इतना विषय में पक्का करने का संकल्प किया गया है। और 3.22 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं 17 और 18 में। इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको 100% करने का बहुत बड़ा संकल्प इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इसको
पहुंचने के लिए जितने भी प्रयास हम करेंगे, ऐसा उन्होंने वहां लिखा हुआ है। इसीलिए सोशल वर्कर्स को लेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, काउंसलर्स को रखेंगे, और SEDG ऐसा एक करते हुए सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ऐसा समूहों को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए, ऐसे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जो भी स्कॉलरशिप देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, ये सभी देकर सभी 100% एनरोलमेंट करवाना, ये संकल्प किया गया है। ये गहराई से ऐसे सोशल इंक्लूजन, सर्व समावेशक करने के लिए बहुत सारे चमत्कारिक ऐसे विषय भी इसमें जोड़ा गया है। कितना गहराई तक सोचा गया है, वो पढ़ते पढ़ते मन में बहुत आनंद का अनुभव हो जाता है। कितना गहराई से सोचा गया है। उसमें एक बिंदु मैं आपको बताता हूं, बहनों का शिक्षा, इसको बढ़ावा देने के लिए साइकिल देना चाहिए बच्चों को, यानी भाइयों को और बहनों को साइकिल देना चाहिए, और विशेषतः बहनों को वॉकिंग ग्रुप्स करना चाहिए, साइकिलिंग ग्रुप्स करना चाहिए, ऐसा इसमें संकल्प किया है। यानी बहनों की सुरक्षा के लिए कड़ाई से व्यवस्था होनी चाहिए। यानी एक ग्रुप के लिए एक टीचर, 1 स्टूडेंट 1 ट्यूटर, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी है। यानी उनके साथ मॉनिटरिंग करना, लर्निंग लेवल का मॉनिटर भी करना, और एनरोलमेंट के लिए भी मॉनिटर करना, 100% एनरोलमेंट, और एक एक विद्यार्थी के बारे में भी उनका, उस विद्यार्थी का, उस छात्र का, उस बच्चे का लर्निंग लेवल कहां तक आ रहा है, ये मॉनिटर करने के लिए भी व्यवस्थाएं कड़ाई से किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है। यानी जो सोशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशियली कल्चरली बैकवर्ड हैं, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, दिव्यांग और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, ऐसे 5-6 ऐसे ग्रुप उनको ध्यान में लेते हुए सभी बच्चों को लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास उसमें किया गया है। उसमें भी जेंडर आइडेंटिटी, महिला शिक्षा के बारे में विशेष रूप से प्रयास किया गया है। इसमें स्पेशल एजुकेशन जोन्स ऐसा निर्माण करते हुए वहां विशेष रूप से प्रयास करने का संकल्प इसमें किया गया है एनरोलमेंट के लिए, और लिटरेसी न्यूमरेसी को 10 वर्ष में 100% लिटरेसी, 100% न्यूमरेसी को प्राप्त करने का संकल्प इसमें किया गया है। इस दृष्टि से ये सर्वसमावेशक है। बाद में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें कुछ और भी विषय निकल के आएंगे। उच्च शिक्षा में सभी जो अभी वर्तमान में जो महाविद्यालय है और वर्तमान में जो विश्वविद्यालय है, ये सभी को मर्ज करते हुए सभी संस्थान 3 भागों में बांटा जाएगा। एक है रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज, दूसरा है टीचिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज, और ग्रैंड डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ऐसा तीसरा ग्रुप रहेगा। यानी पहला जो समूह है उसमें टीचिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज ऐसा जो होंगे, उसमें टीचिंग ज्यादा रहेगा, सिग्निफिकेंट रिसर्च हो जाएगा। दूसरे प्रकार में रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज जो होंगे उसमें रिसर्च को ज्यादा बढ़ावा दी जाएगी और टीचिंग भी उसमें रहेगा। और प्रत्येक महाविद्यालय ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसमें वो स्वायत्तता उसको दी जाएगी। डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस
ऐसा हो जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय अपन को अपग्रेड करते हुए यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं बनता है तो किसी यूनिवर्सिटी में मर्ज होना पड़ेगा। ऐसे निजी महाविद्यालयों के बारे में भी सोचा गया है। उन निजी महाविद्यालय यदि सामाजिक हित में है, लोक हित में है, वो लाभदायक यानी कमर्शियल नहीं है, ऐसा जो घोषणा करती है, ऐसे निजी संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा इसमें संकल्प किया गया है। यानी उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा में वर्तमान में 26.3 है, उसको 50%, 50% 2035 से पहले 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम करेंगे, ऐसा संकल्प इसमें किया गया है। इसमें सारे संस्थाओं में एक बड़ा संकल्प यह है कि सिंगल स्ट्रीम महाविद्यालय नहीं रहेंगे, शिक्षा संस्थान सिंगल स्ट्रीम्स नहीं रहेंगे, सभी मल्टीडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। यानी एक विद्यार्थी को 12वीं पास करने के बाद वो मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों में उनको प्रवेश करना पड़ता है। यानी सैकड़ों विषय उनके सामने खुल जाते हैं। उन विषयों को देखकर अपने रुचि और क्षमता को लेकर वो कई सारे विषयों को अपना सकता है, ले सकता है। जैसे मैंने शालेय शिक्षा में स्कूल एजुकेशन के बारे में कहा, वैसे ही उच्च शिक्षा में भी परीक्षा पद्धति में परिवर्तन होगा, पेडागोगी में परिवर्तन होगा, कंटेंट में परिवर्तन होगा। शिक्षा का उद्देश्य ही परिवर्तन करने का बहुत बड़ा संकल्प इसमें किया गया है। अफिलिएटेड कॉलेजेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यहां भी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहेगा, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम भी यहां भी विद्यमान रहेगा। और शालेय शिक्षा में एक बहुत अच्छा इसमें दिया है, नॉलेज ऑफ इंडिया करके एक विषय रहेगा, भारत का ज्ञान। ऐसा एक विषय पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के अंत तक वो एक विषय रहेगा, वो क्रेडिट बेस्ड रहेगा। इसके कारण उसको विद्यार्थी छात्र पढ़ना ही पड़ता है। उसमें भारत के बारे में बोध निर्माण करने का बहुत अच्छा प्रयास उसमें किया गया है। यानी पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के अंत तक वहां कक्षा के अनुसार, आयु के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार भारत बोध का विषय उसमें जोड़ा जा रहा है। इसके कारण औपचारिक शिक्षा पूर्ण करके जो विद्यार्थी बाहर आता है वो गुणवान बनेगा और देशभक्त बनेगा। और करिकुलर सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, ये सभी मर्ज किया गया है। ये इसमें भेद नहीं रहेगा, हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा, उच्च शिक्षा में भी नहीं, शालेय शिक्षा में भी नहीं। इसके कारण खेल को भी महत्व मिला है, संगीत को भी उतना ही महत्व मिलता है, विज्ञान गणित को जितना मिलता है उतना ही खेल और संगीत को महत्व मिलता है। यहां सिनर्जी किया गया है, यानी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें समावेश कर दिया गया है, इसको मर्ज किया गया है। इसीलिए एक विद्यार्थी ऐसे सभी प्रकार के स्ट्रीम में, जैसे हम सुनते थे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ऐसा बहुत सारे 64 कलाएं सिखाई जाती है, सैकड़ों स्ट्रीम्स वहां रहते हैं, दुनिया भर के विद्यार्थी आकर वहां पढ़ते थे, ऐसा जो हम सुनते थे, उसी क्वालिटी का वो शिक्षा संस्थान वो रहेंगे। ऐसे टीचर यूनिवर्सिटी और
टीचिंग यूनिवर्सिटी और रिसर्च यूनिवर्सिटीज अपने एजुकेशन क्वालिटी को जैसे वो इंप्रूव करते जाएंगे, तब उनको मेरू ऐसा स्थानमान दिया जाएगा। यानी आईआईटी जो संस्थान है, उस संस्थान के स्तर पर उनको स्थान प्राप्त हो जाएगा। इसमें बहुत उच्च शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम सभी ध्यान देना चाहिए और सभी को बताना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय इसमें हैं, उसमें एक मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि करिकुलम के बारे में उन्होंने बताया है। करिकुलम इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, रेलेवेंट रहना चाहिए और रेगुलरली अपडेटेड होना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स एंड अकॉर्डिंग टू द अलाइन विथ लेटेस्ट नॉलेज। इसके अनुसार करिकुलम रहना चाहिए और रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। 20-25 वर्ष तक आउटडेटेड सिलेबस को ही हम पढ़ाते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। जैसे टेक्नोलॉजी परिवर्तन होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है, उसके अनुसार सिलेबस में भी, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आना चाहिए। और नॉलेज जो डेवलप होता है, ह्यूमैनिटीज में हो, आर्ट्स में हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, जैसे जैसे अनुसंधान होते हैं दुनिया में, उसके अनुसार महाविद्यालय में यानी शिक्षा संस्थान में भी करिकुलम में तुरंत परिवर्तन होना चाहिए और टीचर्स अपडेटेड होना चाहिए। इसीलिए रेगुलर अपडेशन ऑफ फैकल्टी, ये भी उसमें संकल्प किया गया है। शालेय शिक्षा में और उच्च शिक्षा में भी उसमें एक संकल्प बहुत अच्छा, मानवीय संकल्प ऐसा कहा जा सकता है, बहुत संवेदनाशील संकल्प ऐसा कहा जा सकता है। वो है कि उच्च शिक्षा में वर्तमान में दिव्यांग विद्यार्थी और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी, ऐसे लोग उच्च शिक्षा में प्रवेश करने में वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए एनरोलमेंट रेशियो शालेय शिक्षा में कितना है, उतना उच्च शिक्षा में नहीं है। उच्च शिक्षा अभी वर्तमान में 96% एनरोलमेंट रेशियो शालेय स्तर पर है और उच्च शिक्षा में वो 26.3% तक वो घट जाती है, वो गिर जाती है। इसको ठीक करने के लिए वो बहुत बड़ा संकल्प इसमें किया गया है। यानी ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में वातावरण निर्मिति, इसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्थाएं की जाएंगे ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। वातावरण निर्मिति ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को एक जॉयफुल एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन पेडागोगी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय शिक्षा का प्राण है, इसको यहां लागू करने का संकल्प इसमें किया गया है। यानी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। पेडागोगी में कम्युनिकेशन बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, डिबेट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड और इंट्रा डिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग को बढ़ावा देते हुए पेडागोगी को, वर्तमान में जो पेडागोगी है वन वे ट्रांजैक्शन, इसको पूरा के पूरा परिवर्तित करते हुए मल्टी फैसेटेड, मल्टी एक्सपेरिमेंट करने का, ये भारतीय पेडागोगी जो है उसका लागू करने का संकल्प इसमें किया गया है। मैंने जैसे कहा परीक्षा का भय से विद्यार्थी मुक्त हो जाएंगे, शालेय शिक्षा में मैंने कहा वैसे ही उच्च शिक्षा में भी ये असेसमेंट की पद्धति ये पूरा परिवर्तित हो जाएगा। वो साइंटिफिक रहेगा और रीडिजाइन करेंगे परीक्षा का और कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द लर्निंग, इसके चलते वो असेसमेंट रहेगा। और इसमें एक बिंदु जोड़ा गया है असेसमेंट में, एप्लीकेशन टू द नॉलेज, इसको परीक्षा की जाएगी। जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है
इसका एप्लीकेशन वो कैसा करेगा समाज में, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक्सपीरियंस बेस्ड परीक्षा रहेगी। इसके कारण विद्यार्थी भय से मुक्त हो जाएगा, क्रेडिट्स होने के कारण तुलना नहीं होगा, अपने हिसाब से अपने अनुकूलता के अनुसार वो क्रेडिट्स पूरा करते जाएगा। इसीलिए दूसरों के साथ स्पर्धा नहीं रहती है। और इसमें असेसमेंट में ये विद्यार्थी को जो नए ढंग से परीक्षा की जाएगी, इसके साथ साथ पीयर असेसमेंट भी रहेगा, यानी उनके सहयोगियों के द्वारा दिया जाने वाला मत भी उसमें जोड़ा जाएगा। टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड पर्सनल असेसमेंट, इन 3 प्रकार के होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी आपस में वो प्रेम से रहेंगे, स्पर्धा नहीं होने के कारण सहयोग से रहेंगे, नो कंपटीशन ओनली कोऑपरेशन। ऐसे बहुत बड़ा परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन ये हो जाएगा। ये सभी होने के लिए टीचर एजुकेशन में भी परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए मैंने कह रहा था कि शालेय शिक्षा में जो दिव्यांग बच्चे हैं और सोशियली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के विद्यार्थी हैं, वो उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। उसका एक बिंदु है टीचर्स ट्रेनिंग में, रेगुलर टीचर्स ट्रेनिंग में दिव्यांग बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, बहरे बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, अंधा बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, इसके बारे में भी रेगुलर टीचर एजुकेशन में ही इसको विषय जोड़ा जाएगा। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को अलग से विद्यालय नहीं रहेंगे, वो सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी का जो मेंटल डेवलपमेंट ये बहुत पिछड़ा है, सीवियरली एंडेंजर्ड, ऐसा जो है उनको अलग से विद्यालय बनाएंगे। वो विद्यालय तक पहुंच ही नहीं सकते, ऐसे दिव्यांग मेंटली रिटार्डेड विद्यार्थियों को, बच्चों को उनके घर में ही सिखाया जाएगा। उसके लिए उनके माता पिताओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकल्प किया गया है। सुदूर गांवों के छोटे रिमोट विलेजेस में जो घर हैं, परिवार हैं, वहां तक भी शिक्षा पहुंचना चाहिए। उनको वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचा गया है। और यदि ये सभी करने के बाद भी विद्यालय तक पहुंच नहीं पाते, ऐसे जिन परिवारों की स्थिति है, ऐसे परिवारों के साथ काउंसलर्स रहेंगे, वो चर्चा करेंगे और ODL, ओपन डिस्टेंट स्कूल लर्निंग के माध्यम से वो घर में बैठ के ही वो अध्ययन करना चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए। देखिए एनरोलमेंट रेशियो 100% करने के लिए कितना गहराई से सोचा गया है और उसके लिए तंत्र क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी कहा गया है। इसीलिए ये सभी अच्छा होने के लिए टीचर्स, गुणवान टीचर्स होना चाहिए। इसीलिए 12वीं के बाद तय करना पड़ेगा एक विद्यार्थी को, जैसे वर्तमान में मैं डॉक्टर बनूंगा, एग्रीकल्चर BSc एग्री करूंगा, एग्री ग्रेजुएशन करूंगा, मेडिकल करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, लॉ करूंगा, ऐसे जो सोचते हैं, वैसे 12वीं के बाद मैं शिक्षक बनूंगा, बनूंगी, ऐसे जो तय करते हैं वो ही शिक्षक बन सकते हैं। और ऐसा एक वातावरण निर्माण किया जाएगा कि बेस्ट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ये उन ऐसे विद्यार्थियों का पहला चयन शिक्षक बनना चाहिए। ऐसा होने के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी कदम उठाने के लिए यहां संकल्प किया गया है। टीचर एजुकेशन, टीचर्स रिक्रूटमेंट, टीचर्स डिप्लॉयमेंट और सर्विस कंडीशंस, इन सभी में वर्तमान में जो है उसको सारा परिवर्तन करते हुए
टीचर का, शिक्षक का स्थान ये देश में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। टीचर का ये जो वृत्ति है ये अत्यंत श्रेष्ठ सम्मानजनक है, इस यही सर्वोपरि है। ऐसा जब तक नहीं होता तब तक परिवर्तन संभव नहीं होता है। इसीलिए शिक्षक वृत्ति को सर्वोपरि माना जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी इसमें जोड़ा गया है। इसीलिए इसको पढ़ते हुए, इसको अध्ययन करते समय मन में बहुत गर्व का महसूस होता है। भारतीय शिक्षण मंडल की इच्छा जो थी वो यहाँ पूरा होने का सभी लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं अंत में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखता हूं। उच्च शिक्षा में जो भी कोर्स आप लेंगे उन सभी कोर्स में एक कॉमन विषय सभी विद्यार्थियों को रहेगा। उसमें 50% सिलेबस कॉमन रहेगा। उस 50% कॉमन सिलेबस सभी कोर्स में जो रहता है वो विषय भारत से संबंधित रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज को लेकर रहेगा। भारत के इतिहास, भारत के संस्कृति, भारत का धर्म और भारत का संविधान, ऐसे विषयों के ऊपर एक विषय रहेगा। वो 50% सिलेबस उसमें रहेगा। वो सभी विद्यार्थी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। इसके कारण बच्चे भारत के बारे में भी, उच्च शिक्षा में भी भक्ति निर्माण करने के लिए सुविधा हो जाएगा। ये और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना करते हुए केवल विश्वविद्यालय में भी अनुसंधान की गुणवत्ता अभी पूरा गिर गया है। उसको ऊपर उठाना, महाविद्यालय से ही इस अनुसंधान की मानसिकता को निर्माण करना, यानी भारत केंद्रित अनुसंधान होना चाहिए। और अनुसंधान के लिए महाविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और एक वातावरण भी चाहिए। ऐसी गुणवत्ता के शिक्षक भी चाहिए, श्रेष्ठ शिक्षक चाहिए। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षकों की उपलब्धि, वातावरण निर्मित, भारत केंद्रित अनुसंधान, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार अनुसंधान करने का संकल्प इसमें किया गया है। 22,000 करोड़ रुपए इसके लिए उन्होंने अलोकेट किया है। फरवरी 2020 यानी शिक्षा नीति लागू करने से पहले ही 200 करोड़ प्रारंभिक खर्चा के लिए इसी वर्ष उसको अलोकेट कर दिया गया है। और बहुत बड़ा निर्णय इन्होंने लिया है कि शिक्षा के लिए 6% जीडीपी, दुनिया में अभी तक कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, दुनिया में किसी देश इतनी बड़ा रकम शिक्षा के लिए नहीं प्रावधान किया गया है। इतना बड़ा रकम 6% ऑफ जीडीपी इसको रखा गया है। उच्च शिक्षा में और एक बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट जैसे शालेय शिक्षा में है, ऐसे उच्च शिक्षा में भी रहेगा। उसमें 1 वर्ष पूरा करता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, 2 वर्ष पूरा करता है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, 3 वर्ष पूरा करके छोड़ देता है तो डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है, और 4 वर्ष पूरा करता है तो उसको हॉनर डिग्री मिलता है या डिग्री विथ रिसर्च मिलता है, रिसर्च ओरिएंटेड उन्होंने किया हुआ। तो ऐसे जो बाद में पीजी करने के लिए 4 वर्ष के जो डिग्री किया है वो 1 वर्ष का पीजी करना पड़ेगा। 3 वर्ष के जो डिग्री किया है वो 2 वर्ष के पीजी करना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी ये 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स भी रहेगा। जो पीएचडी करना चाहता है वो पीएचडी करने के लिए 4 वर्ष का डिग्री विथ रिसर्च करना चाहिए या पीजी करना
चाहिए। ये दोनों में से एक किया तो भी पीएचडी कर सकता है। ऐसे इसमें भी बहुत अच्छा परिवर्तन लाया गया है। और हमारा मांग था पूरी शिक्षा को सिंगल रेगुलेशन के नीचे लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। आगे होगा ऐसा मैं आशा करता हूं कि शालेय शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सभी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ऐसा अपनी इच्छा थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, आगे जाकर होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। अभी तो इतना किया गया है कि उच्च शिक्षा को इंटीग्रेटेड किया है। सभी संस्थानों को मर्ज करते हुए हायर एजुकेशन के रेगुलेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा एक संस्थान निर्माण किया जाएगा। सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम इसको लागू किया जाएगा। इसके कारण भी बहुत सारे समस्याएं हल हो जाएंगे। ऐसे इसमें और एक बहुत अच्छी बात इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, इसमें शिक्षाविदों के हाथ में ये दिया जाएगा, ऐसा भी इसमें संकल्प किया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और 6वीं कक्षा से ही लेकर उच्च शिक्षा तक स्किल एजुकेशन रहेगा। इसके कारण विद्यार्थी के मन में एक व्यावसायिक मानसिकता और स्किल ये निर्माण होने की संभावना इसमें है। और अंत में एक विषय बच गया है इसमें, बहुत सारे विषय बच जाते हैं और मैं इसको अंत करता हूं एक विषय कह के, भाषा का विषय को लेकर। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन किसी के ऊपर किसी भाषा को थोपेंगे नहीं, ऐसा भी है। लेकिन अच्छा कौन सा है? मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करना कम से कम 5वीं तक, 8वीं तक किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से एक व्यक्ति का विकास किस ढंग से होता है, इसके बारे में भी इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। कर्नाटक सरकार कुछ वर्ष पहले कन्नड़ माध्यम को अनिवार्य करने का संकल्प कानून लाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट में एक इन्होंने याचिका की, यानी केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किस माध्यम से पढ़ना चाहिए इसके बारे में सरकार तय नहीं करना चाहिए, माता पिता तय करना चाहिए। प्रायः इस फैसले के कारण इस लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में दृढ़ता पूर्वक नहीं कहा गया है, लेकिन त्रिभाषा सूत्र के बारे में बढ़ावा दिया गया है। और बचपन से ही बहुत सारे भाषाओं को सीखते हुए बच्चों का विकास में भाषाओं की भूमिका क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा लेख यानी लिखित रूप से इसमें सभी के संज्ञान में लाया गया है। ऐसे प्रावधान भी है, बच्चा बहुत सारे भाषाओं को सीखने के लिए यहाँ प्रेरित करने के लिए प्रावधान भी है, अवसर भी यहाँ प्राप्त किया गया है। और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रावधान इसमें किया गया है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं में शिक्षा यदि प्राप्त करता है तो शालेय शिक्षा में अंग्रेजी को लेकर जो होड़ अभी चल रहा है उसको कम करने में ये नीति मददगार बन जाएगी, ऐसा भी इसमें संकेत हमको मिलता है। ऐसे भाषा के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। ऐसे ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बहुत समग्रता से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें उच्च शिक्षा के जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं,
अपने शाखाएं दुनिया के किसी देश में खोल सकते हैं और दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी भारत में अपना शाखाएं खोलने के लिए अवसर हैं अपने नियमों के अनुसार। ऐसा जो प्रावधान दिया गया है, इसके कारण दुनिया के कई सारे देशों से बच्चे पहले जो प्राचीन काल में भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया के लोग भारत आते थे, ऐसे अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतर करते हुए, उच्चतम गुणवत्ता का शिक्षा करते हुए दुनिया के एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र भारत बनाने का बहुत बड़ा संकल्प इस शिक्षा नीति में किया गया है। इसके कारण भारत फिर से विश्व गुरु बनने के लिए आने वाले दिनों में जो भी आवश्यक है, समाज परिवर्तन में, समाज सोच में आवश्यक है, वो सभी इसमें दिया गया है। अंत में ये जो विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलता है, वो जिस ढंग से रहना चाहिए उस ढंग से रहने के लिए ये शिक्षा नीति सहायता करती है। कैसा रहना चाहिए? वो शारीरिक रूप से सदृढ़ रहना चाहिए, यानी फिजिकली स्ट्रांग, और मानसिक रूप से शुद्ध, पवित्र और देशभक्त ऐसा होना चाहिए, मेंटली प्योर, साउंड एंड पेट्रियटिक। और तीसरा है वो इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव, यानी बुद्धि में, बुद्धि शक्ति में वो सृजनशील होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव। और स्पिरिचुअली रूटेड, आध्यात्मिकता के जड़ों से पोषित होना चाहिए, वो आध्यात्मिकता से जड़ों में रहा हुआ व्यक्ति वो होना चाहिए, स्पिरिचुअली रूटेड होना चाहिए। और पांचवा है सोशली प्रोडक्टिव, समाज के लिए जीना चाहिए, इस भाव से युक्त होना चाहिए और समाज में उपयोगिता वाला रहनी चाहिए, समाज में प्रोडक्टिव बनना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति का निर्माण, मनुष्य निर्माण किसको कहते हैं, पंचात्मिक विकास कैसे कहते हैं, ऐसे मनुष्य निर्माण का, पंचात्मिक दृष्टि से मनुष्य निर्माण करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी समग्रता से इसमें जोड़ा गया है। इसके कारण भारतीय समाज में परिवर्तन आता है और इसके कारण भारत विश्व गुरु बनने में आने वाले दिनों में ये हम सफल हो जाएंगे। इसके लिए मैं कहता हूं हमारे लिए ये भगवत गीता है, इसको अध्ययन करना, इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, शालेय के हर शिक्षक के पास इसको ले जाना, इसको पहुंचाना, समझाना, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पहला काम हमको करना है इंटरप्रिटेशन, दूसरा काम करना है इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा काम करना है उसके कारण जो होता है रिफॉर्मेशन। इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिफॉर्मेशन, इन तीनों में भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में व्यास महर्षि ने वेदों के मंत्रों को ऋषियों से संग्रहित करते हुए उसको अलग अलग विषयों के अनुसार विभाजित करते हुए उसका डॉक्यूमेंट उन्होंने किया और भाष्य अंतिम व्यक्ति तक वेदों को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रयास किया। इसीलिए वो आदि गुरु बन गए। हम भी गुरु हैं, हम भी आदि गुरु बनने की दिशा में हमको चल पड़ना चाहिए। जैसे वेदों के बारे में व्यास महर्षि काम किया, वैसे हम इस दिशा दर्शन करने वाला, दिशा में परिवर्तन करने वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, समग्रता से युक्त है, श्रेष्ठ मूल्यों पर आधारित ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका अध्ययन करते हुए आम जनता को
परिचय करते समय, इस कार्यक्रम के बारे में करते समय मिस इंटरप्रिटेशन के कारण बहुत सारे लोगों को कुछ गलतफहमियां इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, गलत धारणाएं मन में निर्माण हो सकता है, शंकाएं हो सकती है। शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते हम जमीनी स्तर पर काम करते हुए, हर एक जिला इकाई को सक्रिय करते हुए, हर एक तहसील को सक्रिय करते हुए, वहां तक पहुंचते हुए हम इसका प्रबोधन करना चाहिए। बाद में छोटे छोटे गटों में बैठकर उसका अध्ययन, विश्लेषण और एक्शन पॉइंट्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में लिखित रूप से डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में प्रबोधन करने का जरूरत अभी है। इसीलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनी गीता ऐसा मानते हुए उसका अध्ययन करे और प्रबोधन करे, ऐसा निवेदन करता हूं। और इतने दीर्घ मैंने जो विषय इसके बारे में रखा, इसको शांतिपूर्वक आपने सुना, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद कहते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सभी को पुनः कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शंकरानंद जी। आपने जो भी माहिती हम लोगों को प्रदान की है वो बहुत ही यूजफुल है हमको। जैसे मैंने हमारा सेशन शुरू हुआ उससे पहले भी बताया कि मिस इंटरप्रिटेशन के कारण समाज में काफी नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके। तो वो इंटरप्रिटेशन सही तरह से हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन उसी राग से हो और रिफॉर्मेशन भी हो, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबकी है। तो आपने अपना समय निकालकर जो भी यहाँ पे हम लोगों को माहिती प्रदान की, उसके लिए मैं भारतीय शिक्षण मंडल गुजरात प्रांत की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे समक्ष आज ऐसे व्यक्तित्व भी उपस्थित है जिसका मैं परिचय कराना चाहूंगा। श्री उमाशंकर जी पचौरी उपस्थित हैं, जो भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री सत्यकाम मेश्राम जी उपस्थित हैं, पश्चिम क्षेत्र वाली हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्री सुरेश भाई पटेल उपस्थित हैं, भारतीय शिक्षण मंडल गुजरात प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सर शंकरानंद जी, सर आपकी परमिशन हो तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं? ले सकते हैं, ऐसे 2-3 प्रश्न ले सकते जी। अगर किसी को कुछ प्रश्नोत्तरी करनी है सर के साथ तो कृपया अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं मॉनिटर कर रहा हूं, या तो फिर अपना माइक ओपन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार शंकरानंद जी, नमस्कार। सत्यजीत बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। कैसे ओ हो? नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। बोलिए बोलिए। अभी मेरे 2 सवाल थे। हाँ। मेरे परिवार में ही मतलब वो सवाल आ रहे हैं। अच्छा। कि मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। एक सेकंड स्टैंडर्ड में है। वो प्रैक्टिकल second क्वेश्चन standard होते हैं, में है। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ। मेरी वाइफ भी अभी सुन रही थी तो उन्होंने भी ये सोचा। और दूसरा है बेटा है 11th में। अभी ये दोनों के ऊपर मतलब इस सिस्टम को किस तरह से, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा या साइमल्टेनियसली सभी स्टैंडर्ड्स में या सीधा यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंटेशन होगा? ऐसे बोला कि अगले साल से शुरू होगा, लेकिन वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू होगा और कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 10 साल में 10 स्टैंडर्ड कवर करेगा। एक ये मेरा सवाल था। दूसरा कि यूनिवर्सिटी में एक अपना संगठन भी चलता है, एबीवीपी। पहला सवाल तो होने के बाद दूसरा अभी पूछे ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ। वो अभी इसी वर्ष आने वाले जून से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन का, यानी तीसरी आयु से जो शिक्षा
देने का संकल्प इसमें किया गया है, इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो करिकुलम फॉर्मेशन करना चाहिए और टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना चाहिए तुरंत, और टीचर्स का ट्रेनिंग करना चाहिए, ये सभी वो करेंगे। उसमें एक अच्छा प्रावधान, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, उसमें एक अच्छा प्रावधान किया गया है कि 10वीं पूरा किया है तो भी उनको इस ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में शिक्षक के रूप में ले सकते हैं। उनको 1 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाता है, और 12वीं पास करने के बाद जो विद्यार्थी आगे पढ़ना इच्छा नहीं रखते, शिक्षा प्राप्त करना, ऐसे विद्यार्थियों को भी उनके क्षमता और रुचि इसका असेसमेंट करते हुए उनको भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE में शिक्षक के रूप में ले सकते हैं। उनको 6 महीने का प्रशिक्षण रहेगा। वो करिकुलम तैयार करके जून से पहले ये सभी पूर्ण करने का संकल्प किया गया है। अभी ECCE का यानी तीसरी कक्षा से जो शुरू करना चाहिए उसको शुरू करेंगे। और आपने पूछा तो ये जो शालेय शिक्षा का है, 9वीं से मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, ये सभी शुरू हो जाएगा। इस जून से शुरू करने की संकल्प अभी जो इसमें जुड़े हुए हैं, ये सभी अधिकारी के मन में इस जून से आने वाले शैक्षणिक वर्ष में शालेय शिक्षा में जो भी परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन लाने का संकल्प इन्होंने किया गया। लेकिन महाविद्यालय उच्च शिक्षा में ये धीरे धीरे हो जाएगा, इसके लिए 2 वर्ष लगेंगे। 22 जून तक ये धीरे धीरे होने की संभावना है, संभावना नहीं होगा, 2 वर्ष लगेंगे। शालेय शिक्षा का इसी वर्ष शुरू करेंगे, उच्च शिक्षा का 2 वर्ष तक वो समय लेने की संभावना है वहां तक। ऐसा मैं आपका पहला प्रश्न का उत्तर, अभी तक जो उन अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है उसके चलते मैं इतना उत्तर दे सकता। दूसरा था कि यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस होते हैं वो नए एजुकेशन पॉलिसी में उसको मतलब कंटिन्यू रखा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी यूनिवर्सिटी में। काफी बार ये न्यूसेंस भी हो जाता है। और अपना एक संगठन भी ABVP, तो वो भी इसमें इलेक्शंस के में भी काफी आगे रहता है। तो इसके बारे में कुछ कहा गया है NEP में? NEP में इसके बारे में कहा नहीं गया है, लेकिन एक उसमें उल्लेख किया गया है कि नेतृत्व विद्यार्थियों की बढ़नी चाहिए, नेतृत्व शक्ति बढ़नी चाहिए। नेतृत्व शक्ति बढ़ने के लिए यानी ग्रुप टीम को लीड करना चाहिए, ऐसी बनने के लिए उसमें उन्होंने महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे विषयों से संबंधित क्लब्स बनाएंगे। उन क्लब को शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे, विद्यार्थी स्वयं उसको चलाएंगे। उसके लिए जो भी धनराशि देना चाहिए वो संस्थान के ओर से दिया जाएगा। इलेक्शन के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन नेतृत्व बढ़ाने का विषय इसमें बहुत अच्छे ढंग से कर्तृत्व, नेतृत्व, समझदारी, भक्ति, ये सभी बढ़ाने का बहुत अच्छा स्पष्ट उल्लेख इसमें। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, एक तरफ से इम्प्लीमेंटेशन के कई सारे बिंदु इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। नमस्कार शंकरानंद जी। हाँ नमस्ते, अमित कुमार जी। अमित पुरोहित बोल रहा हूँ सूरत से। बोलिए जी शंकरानंद जी, मुझे एक ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने बताया कि
बीएड जो डिग्री होती है टीचर्स जनरल टीचर्स की क्वालिटी हम जो है टीचिंग क्षमता जो है हाँ वो हम बीएड के हिसाब से उसको तैयार करते हैं। हाँ, पर क्या क्या जो फिर से दोहराइए। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री जो हम देते हैं टीचर्स को, हाँ हाँ हाँ। वो 2 साल का होता है। उसमें हम टीचिंग स्किल्स पे ज़्यादा टीचर्स की टीचिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं। हम्म। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आपने बताया उस हिसाब से 4 साल का बीएड का कुछ हाँ प्लानिंग चल रहा है। हाँ, तो प्लानिंग नहीं, वो संकल्प हो चुका है, सिलेबस भी तैयार है। जी जी, तो उसमें अब कोई साइंस का टीचर है, मान लो केमिस्ट्री मैथ्स, अब हम्म। वो टीचर जो वो बच्चा है वो साइंस का, उसको केमिस्ट्री में टीचर बनना है या फिजिक्स में बनना है, हम्म। तो वो 2-4 साल में वो सिर्फ टीचिंग स्किल्स के साथ वो दूसरे सब्जेक्ट जो है उसको इंटरेस्ट रुचि वाले वो भी पढ़ेगा। और टीचर उसमें जो टीचर होंगे वो कौन से होंगे, जो नॉर्मल बीएससी में पढ़ाते हैं वो टीचर पढ़ाएंगे उसमें, जिससे उसका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी साथ में टीचिंग स्किल के साथ सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़े। हाँ, इसीलिए बहुत स्पष्ट लिखा है ना उसमें, वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा बीएड 4 वर्ष का। अच्छा। वो मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा। टीचिंग स्किल्स, टीचर एजुकेशन विथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अच्छा जी पर्टिकुलर स्ट्रीम, उसमें वो शिक्षक बन सकता है। जी, यानी वो उसमें असमंजस का कुछ भी नहीं है, वो स्पष्ट है। आपको साइंस टीचर बनना है तो बीएससी बीएड डिग्री मिल जाएगा आपको। उसमें जी आप विज्ञान से संबंधित विषयों को, वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा। विज्ञान से संबंधित विषय जो आप मुख्य विषय ऐसा लेते हैं, और सहायक विषय मेजर और माइनर ऐसा विषय रहता है। वो स्नातक में भी वो जो विषय मेजर रहेगा उसके ऊपर उनको डिग्री दी जाएगी। ऐसे ही बीएड में भी वो इंटीग्रेटेड रहेगा, डिग्री विथ बीएड दिया जाएगा। डिग्री जी आप कौन से चाहते हैं वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर वो निर्भर है। 12वीं तक आपने कौन से विषय लिया है उसके आधार पर आगे आप वो विषयों को तय कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद हाँ, वो धन्यवाद। बहुत स्पष्ट। हाँ जी नमस्ते। हाँ, बोलिए। प्रोफेसर अल्पेश साकलिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत से बोल रहा हूँ। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अभी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज जिस है वो सब में रिक्रूटमेंट अलग होती है, डिग्री कॉलेज के फैकल्टीज अलग रहते हैं, और एनआईटी आईआईटीज तो अलग ही है। तो अब आप बोल रहे हैं कि डिप्लोमा अगर 3 साल करते हैं तो उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट, तो क्या ये सब फैकल्टीज को मर्ज करके एक ही संस्थान में करेंगे कि क्या कर सकते हैं ये जो भी? हाँ हाँ हाँ, वो तो सभी संस्थानों को मर्ज ही करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा एआईसीटी ही नहीं रहेगी। अच्छा हाँ, एआईसीटी नहीं रहती है, वो मर्ज हो जाएगा। वो सभी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें यूजीसी मर्ज हो जाएगा, एआईसीटी मर्ज हो जाएगा। ऐसे सभी अभी जो कई सारे संस्थान हैं उच्च शिक्षा के, वो सभी उसमें मर्ज हो जाएंगे। एनसीटीई हैं, यूजीसी हैं, एआईसीटी हैं, ऐसे सभी उसमें मर्ज हो जाएंगे। ओके। वो जो एग्जिस्टिंग मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऐसा हो जाएगा। वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन रहेगा, जी इसमें मेडिकल और लॉ इसको बाहर रखा है कुछ कारणों से। जी बाद में उसके बारे में सोचा जाएगा, अभी तो वो बाहर है। धन्यवाद। अगर है किसी को प्रश्न, एक चैट बॉक्स में। सर ऐसा लगता है कि प्रश्नोत्तरी। हाँ जी जी सादर जी प्रणाम। जी 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 बोलिए बोलिए। मैं डॉक्टर शांतनु सौरभ, मैं बड़ोदरा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न भाई साहब से है कि ये जो रूढ़िवादी सोच है हमारी शिक्षा नीति की अभी तक की, उस रूढ़िवादी सोच से ये शिक्षा नीति जो हमारी 2020 में आई है वो कैसे निकलने में मदद करेगी? क्योंकि अभी तक हमको जो समझाया जाता था, जो इतिहास पढ़ाया जाता था, वो काफ़ी हद तक रूढ़िवादी था। तो अब ये जो नई शिक्षा नीति है, प्रणाली है,
इसमें बताया जा रहा है कि हम उस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल के अपनी सोच पे काम कर पाएंगे। तो भाई साहब अगर प्रकाश डाल पाते कि किस हिसाब से हमारी सोच बदलेगी और आने वाले समय में कितना समय लगेगा इस नीति का फाइनल रिजल्ट दिखने में हम लोगों को, ये मेरा प्रश्न था। आपके अंतिम जो प्रश्न था उसको पहले उत्तर देता हूँ, पहले जी भाई। प्रश्न को बाद में उत्तर देता हूँ। जी भाई। तो उसमें उन्होंने टारगेट ओरिएंटेड संकल्प किया है, ऐसे जैसे चाहिए वैसे वो असमंजस की स्थिति में रखा नहीं है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जी भाई। कौन से चीज को कौन से साल में हम पूरा करेंगे, ये सभी उन्होंने संकेत किया है उसमें। आपने जो पूछा है उस विषय के बारे में बताना है तो 2030 तक आपको इस नीति का पूरा लागू हुआ वो एक दृश्य आपको दिखाई देगा 2030 तक। और जो महाविद्यालय वर्तमान में है वो अपने हिसाब से वो उनको प्रेरित तो किया जाएगा, और ज्यादा दिन तक वो विद्यालय सिंगल स्ट्रीम के नहीं रह पाते, वो थोड़ा उसके हिसाब से 10 वर्ष के बाद भी रह सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 15 वर्ष तय किया है। 15 वर्ष में ग्रेजुअली each and every higher educational institution has to be converted into university ओके सर। और autonomous body। 15 वर्ष उसके लिए दिया है। और बाकी सभी जो एनरोलमेंट है, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी करना है, इसको उन्होंने 10 वर्ष ऐसा रखा गया है। और जो पहला प्रश्न आपने पूछा रूढ़िवाद, ऐसा आपने पूछा, वो जो इसमें आप पढ़ते हैं वो आप ये प्रश्न नहीं उठता आपको। इसमें एक सब्जेक्ट है, उसमें कम्युनिटी एजुकेशन एक है, वो क्रेडिट बेस्ड सब्जेक्ट है, कम्युनिटी बेस्ड है, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन है, थर्ड सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये 3 सब्जेक्ट उच्च शिक्षा में पूरा रखा है। उसमें अपना ही उपनिषदों का ही रखा है, उससे ही निकाल के सिलेबस बनाना पड़ेगा। जी भाई। हाँ, पूरा आप पढ़िए उसको, मैं विस्तार से नहीं कह सकता हूँ, समय हो जाता है। आपको उच्च शिक्षा में उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। वो तीनों को पढ़ेंगे ना, वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सभी गुणों का निर्माण करने के लिए कौन से विषय को लागू करना चाहिए, ऐसे यही शब्द का उपयोग किया है उन्होंने। अपने जो हम जो शब्दों का उपयोग करते हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया है, वो वैसे के वैसे उन शब्दों का उपयोग करते हुए इनका निर्माण करने के लिए हमको ऐसे क्या करना चाहिए, कौन से विषय वहां लेना चाहिए, ये सभी विस्तार से लिखा हुआ है। आपको बहुत आनंद हो जाएगा उसको पढ़ने से। इसलिए रूढ़िवाद नहीं रहेगा, वो संभव ही नहीं है। और इसको कड़ाई से इसको जारी करेंगे, वो सिलेबस सभी फॉर्म करेंगे। बस एक छोटा सा प्रश्न भाई साहब और है, जो इसकी मॉनिटरिंग होगी इस पूरे प्रोसेस की, वो कहाँ से, यूजीसी लुक आफ्टर करेगी या कोई और बॉडी उसको लुक आफ्टर? नहीं, मैंने पहले कहा ना, मैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ही पूरा सभी इंटीग्रेटेड है, और कोई दूसरा संस्था नहीं रहेगी, एक ही संस्था। जी नहीं, मैं ये आपके प्रश्न के अंदर एक बहुत बड़ा दायित्व है आपकी, आप सभी के, हम सभी के जो हम पूछ रहे हैं ना, अभी थोड़े दिन के बाद पूछेंगे ये विषय के एक्सपर्ट हैं क्या सिलेबस फॉर्मेशन के लिए, इस विषय के बारे में सिलेबस फॉर्मेशन करना चाहिए, एक्सपर्ट है क्या, ऐसे सरकार पूछने के बाद हमको देना चाहिए ना। जी हमसे ही पूछा जाएगा जी। इसीलिए हमको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन करने में अपना योगदान भी बहुत बड़ा है। हम सभी को सौभाग्यशाली मानना चाहिए जो देश में इतने वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद दिशा परिवर्तन करने वाली शिक्षा नीति को जारी करने में हम सहयोग करने का सौभाग्य हमें मिला है। ये हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
और वो भी शिक्षण मंडल में हम कार्यकर्ता बने हैं। ये भी बहुत भाग्य है, सौभाग्य है अपना। इसके लिए इसका अध्ययन और इसका इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान संपूर्ण रूप से होना चाहिए। वो अपने हैं, ये पराया है, ऐसा नहीं सोचते हुए सभी को अपने फोल्ड में लेते हुए इसको काम बढ़ाना है। शिक्षा नीति के प्रबोधन करते हुए सभी को साथ में लेकर इस काम को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते। हेलो हेलो प्रिंसिपल 2 ऐसा है, प्रिंसिपल जी सर। 2। मैं सदा प्रणाम सर, मैं अमरोली सूरत से हूँ, प्रिंसिपल किशोर सिंह चावड़ा जी, प्रणाम सर। सर हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो नेक जैसी संस्था है जो मूल्यांकन करती है हमारी पूरी कॉलेज, मेरी कॉलेज में 4,500 स्टूडेंट पढ़ते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स की फैकल्टी है वो, तो उसमें वो मूल्यांकन की परिस्थिति कैसे रहेगी? क्योंकि यूजीसी ने ये 13वीं जो प्लान थी उसमें अभी तक किसी को ग्रांट नहीं दिया, और फिर ये मल्टीडिसिप्लिनरी अगर आएगी तो वो सबको मर्ज करेंगे कॉलेज या कैसे करेंगे वो लोग? कॉलेज मर्ज करेंगे ऐसा पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी सर। हर मेरी आर्ट्स और कॉमर्स है। नहीं, हर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनना ही है। अगर हर कॉलेज को मैं बोलता हूँ, हर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनना ही है। यदि बनना है तो 2 प्रकार के बनना है आपको। मल्टीडिसिप्लिनरी तो बनना ही है, रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी बनना है या टीचिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी बनना है, दोनों में से एक बनना है। 2 भी नहीं बन सकते हो तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है, ऑटोनॉमस डिग्री गिविंग कॉलेज बनना है। अभी जो कॉलेज है उसको आप अपग्रेड करते हुए, अपग्रेड किस विषयों के आधार पर करना चाहिए ये आपको मापदंड दिया जाएगा, गाइडलाइंस दिया जाएगा। ऑटोनॉमस डिग्री गिविंग कॉलेज बनने के लिए ये मापदंड है। एक्रेडिटेशन जो नैक अभी है वो रहेगा, लेकिन उसका जो मापदंड अभी है, गाइडलाइंस है, वो विदेशी प्रेरित है, पश्चिम से प्रेरित है। इसीलिए उसको परिवर्तन किया जाएगा, नियमों को भारतीय आधार पर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन गाइडलाइंस को परिवर्तित किया जाएगा। संस्था रहेगी लेकिन नियम बदलेंगे, उसके आधार पर गाइडलाइन दिया जाएगा, एक्रेडिटेशन। उसके आधार पर ग्रेडिंग को अपग्रेड करते हुए आप धीरे धीरे ऑटोनॉमस कॉलेज बनना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्सिटी में एक बनना चाहिए। टीचिंग यूनिवर्सिटी के बाद भी मेरू ऐसा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट टू IIT एंड IIMs। ये भी एजुकेशन क्वालिटी के आधार पर वहां तक आप अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हो। इसके लिए धनराशि के बारे में भी वो बताया है, ये सार्वजनिक हित में है, कमर्शियल नहीं है। ऐसा है तो सरकारी ग्रांट मिलेगा, निजी संस्थानों को भी मिलेगा, सरकारी ग्रांट मिलेगा। सर इसमें ऑटोनॉमस का तो दिया है हमें भी, ऑटोनॉमस का रूल्स अभी क्या हो गया है कि आपका 3.25 होता है तभी वो ऑटोनॉमस का स्टेटस देते हैं। मैंने तीनों साइकिल मैंने खत्म कर दी, पर तीनों साइकिल में हम 2.95 के अंदर रहते हैं, 2.290 to 95। तो वो ऑटोनॉमस देने के लिए अभी तैयार नहीं है। कॉलेज ऑटोनॉमस जाने के लिए तैयार रहती है ज्यादातर कॉलेज भारत में, और अभी पिछले 1 साल से जितने भी नतीजे आए इसी में से 90% कॉलेजेस जो है वो बी ग्रेड में यानी 2.5 से आगे नहीं गई, और ऑटोनॉमस का जो रूल्स है वो 3.25। इसीलिए कॉलेज चाहती है फिर भी ऑटोनॉमस में नहीं जा पा रही है। केवल चाहने से नहीं होगा, वो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए हमने भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा एक अपने उपाय निकाले हैं, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन। ऐसा जो भारतीय शिक्षण मंडल का एक ट्रस्ट हमने चलाते हैं, उसके जो अपने एक्सपर्ट है उसमें कार्यकर्ता भी हैं
और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्टीज वो रखते हैं, इतने विद्वान हैं इस विषय पर। वो ऐसे आप जो बताएं, ऐसे समस्याओं को खुद जाकर उसके साथ उनके साथ बैठ के कहाँ कहाँ कमी है इसको समझाते हुए वो मिल जाएं पॉइंट्स, ऐसे मदद करते हैं। एमओयू जिनके साथ हुआ है उनके साथ करते हैं, आप भी आरएफ के साथ एमओयू कर लीजिए और वो प्रशिक्षण देते हुए कहाँ कहाँ कमी है इसको पूर्ण करते हुए आपको जो ऑटोनोमस ये बॉडी बन जाना चाहिए, इसके लिए कितने पॉइंट्स मिलना चाहिए, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो सभी वहां गुणवत्ता बढ़ाने का जो मदद चाहिए वो आरएफ करती है। सर इसमें इसमें दिक्कत क्या है सर, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ना पूरे यहाँ गुजरात में हमारी यूनिवर्सिटी में पर डिवीजन 150 देते हैं, और जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 20 का। तो तीनों साइकिल में मेरा जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है इसमें मेरा मार्क्स 0 आया। दूसरा 0 आया रिजल्ट में। रिजल्ट है तो वो क्या है कि कॉलेज है तो रिजल्ट में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी तो वो निकालती है, तो मेरा रिजल्ट 75% से अप जाती है। और इसमें रूल क्या है कि 75% अप जाता है तभी वो 3 मार्क मिलता है, अगर 75 आता है तो 0 मार्क्स मिलता है। तो हर तीनों साइकिल में मेरा ए ग्रेड चला गया, क्योंकि मेरा रिजल्ट 75 से अप नहीं जाता, क्योंकि मेरे यहाँ 3500 लड़कियां है और गांव से आती है। और दूसरा है वो 150 यूनिवर्सिटी है मुझे पर डिवीजन 150 देती है, और वो यूजीसी का जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 20 है। पर 20 अगर आपको एक टीचर लेना है, ग्रांटेबल कॉलेज है, टीचर आते नहीं ज़्यादातर पिछले 15 साल से, तो पर 20 तो मुझे पास है ही नहीं। मेरे पास अभी टीचर था 76 पर डिवीजन। मैंने 30 टीचर्स विजिटिंग रखा था, 30 टीचर्स विजिटिंग, पर मेरा 76 आया। तो उसने कहा कि नहीं आपका 20 होगा, तो अभी उसने भी मेरा 0 कर दिया। तो पॉलिसी में यही चेंज होना चाहिए कि स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई 80% स्टूडेंट्स रहेगा, क्योंकि ये अगर जीआर बढ़ाना है तो पर डिवीजन तो स्टूडेंट्स रहेंगे ग्रांटेबल कॉलेज में। नहीं, मैं आपको बीच में रोकता हूँ, कृपया गलत मत समझिए कि इसमें भी टीचर्स प्यूपिल टीचर रेशियो पीटी रेशियो 30:1 रखा गया है, एससीडीजी में 25:1 रखा गया है। ऐसा करना ही पड़ता है, इससे बचना बहुत मुश्किल है जी। ग्रांटेबल कॉलेज में सर नहीं मिलता ना टीचर, अभी पैसे दे देंगे ना आगे आने वाले दिनों में। अभी वर्तमान में आपका जो समस्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका प्रावधान इसमें क्या लिखा गया है मैं बोलता हूँ कि वो 30:1 विद्यार्थी ही रहना चाहिए, उसको हमने 120 150 ऐसा नहीं करना है। इसके लिए जितने भी आवश्यक हैं उतने शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ अडॉक शिक्षकों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो परमानेंट ही होंगे, लेकिन पहले प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। उस प्रोबेशनरी पीरियड में वो शिक्षक बनने के लिए योग्य है ये क्या देखेंगे, वो योग्य है तो उनको परमानेंट करेंगे, नहीं तो उनको दूसरे रास्ता दिखाने वाले होते हैं, दिखाएंगे। शिक्षा इसीलिए टीचर्स प्यूपिल टीचर रेशियो ये 30:1 ही रखना पड़ेगा। उसके लिए जितना अपॉइंटमेंट्स के लिए पैसे चाहिए वो दे देंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। आपका प्राइवेट है, ग्रांट नहीं मिलता है ऐसा आप सोचते हैं, आप ऐसा मत सोचिए। आपका हमारे कॉलेज ग्रांटेड है। हाँ ग्रांटेड है ना, हाँ ग्रांटेड है, मगर वो तो हम आप सब जानते हैं कि 15 साल से कोई टीचर नहीं आया, सही है, नो एडमिन आया, तो हम सब मैं जानते हैं। तो मैंने विजिटिंग रखा है, मैंने विजिटिंग 30 टीचर रखा है ताकि स्टूडेंट टीचर रेशियो कंट्रोल हो। मगर फिर भी ये जो रूल है ना 20 वाला, तो वो आप भी जानते हैं 20 और 30 वाला, तो वो हम नहीं ओबे करते, इसीलिए वो मेरा मार्क्स ही तीनों साइकिल में मेरा कट गया, रिजल्ट तीनों में, इसीलिए मेरा ग्रेड नहीं आया, ऑटोमेटिक नहीं कर पाया। सही वो वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद चावड़ा साहब। रे सतीश जी है, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं।
सतीश जी। जी नमस्कार सर। हाँ बोलिए, कहाँ? जी सर, मेरा नाम सतीश राय, मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ। जी सर, मेरा प्रश्न है, मेरी 5 साल की बेटी है। हम्म। अभी एक्चुअली जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, तो वो देखते हुए हमने एक ग्रुप फॉर्म बनाया था हमारा, इन 20-25 पेरेंट्स का, अलग अलग जगह ग्रुप से। तो क्योंकि करंट एजुकेशन ऐसा इतना प्रभावी नहीं था, तो हमने सोचा कि अलग से हमारी संस्कृति को पढ़ाए। सेकंड थिंग, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे महान चरित्र है, उस हिसाब आगे बढ़े। और सेकंड, तो नया नया क्रिएशन करे, तो एक ग्रुप बनाया था। अभी ये नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, तो हम अपने बच्चे को फिर करंट एजुकेशन में डालें कि जो अभी फॉर्म है उसी में रखें? नहीं, आपके हिम्मत है तो विद्यालय में मत भेजो। जी जी। घर में ही होम स्कूलिंग को भी इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, जी उसको सर, भी उसमें महत्व। ऐसा हाँ, वो उसमें ऐसा है आप। कि हाँ 7 बोलिए। साल बाद के बाद वो उसमें गुरुकुल है, हाँ यानी बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ेंगे बाद में, ऐसा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर सकते हैं कर सकते हैं। बाद में वो ओडीएल है ना, वो ओपन डिस्टेंट लर्निंग, एनआईओएस का जो ओपन डिस्टेंट लर्निंग है, उसमें परीक्षा लिखकर आप चाहे तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर सर। एक प्रश्न है। हाँ, दूसरे कोई अल्पेश जी पूछे थे ना, आप पूछे थे। जी जी दूसरों को अवसर देंगे। जी। अल्पेश जी का हो गया है, एक प्रश्न तो आपने पूछ जी लिया। अजीत सिंह जी हैं, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। अजीत सिंह जी। हाँ पूछिए। हाँ, नमस्ते माननीय शंकरानंद जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं प्रोफेसर अजीत राणा कर्णावती से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम रहेगा, अगर सिंगल क्या 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 बताया, मैं सही सुनाई दिया। सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम रहेगा, जैसे हाँ हाँ सारे हाँ। जो और काउंसिल्स है, लाइक AICTE, NCT, RCI, यूजीसी। हाँ यूजीसी, सारे एक्ट जो है वो रिपील होके सारी चीजें सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम बनेगा। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो हम अभ्यास कर रहे हैं, तब मुझे लग रहा है कि अब तो ये सारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जितनी भी AICTE, NCT, RCI या जो भी है, वो सबका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दिव्यांगों के लिए RCI काम कर रहा है, टीचर एजुकेशन के लिए NCT काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। और उसी समय में सारे एक्ट रिपील होना और सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाना और उसको एस्टैब्लिशमेंट करना, एक क्या वो बड़ी चैलेंज हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। मैं ये मतलब मेरा मानना है। दूसरा ये था कि हम GER के बारे में चिंतित हैं अभी सब, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए, बट व्हाट अबाउट ड्रॉप आउट एंड स्टैग्नेशन सर? जैसे गुजरात में शाला प्रवेशोत्सव हुआ, इससे GER जो है वो 100% तक पहुंच गए हम। गुजरात में स्कूल एजुकेशन में जो एनरोलमेंट जो है वो 100% होता है। बहुत बढ़िया। चिंता और चिंतन की बात जो है, जो विषय है, वो ड्रॉप आउट और स्टैग्नेशन का है। जितने बच्चे एनरोल होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। उनको मिड डे मील भी दिया, उनको बाइसिकल्स भी दी, मुफ्त में गणवेश भी दिया, मुफ्त में सारी चीजें सरकार ने मुहैया करवाई। फिर भी दिव्यांग बच्चों के लिए प्रवासी शिक्षक की योजना गुजरात में काफी सालों से कार्यरत है, खास करके नरेंद्र भाई आए तब इसके बाद प्रवासी शिक्षक की व्यवस्था हुई। दूसरा, तो फिर भी हम जो ड्रॉप आउट और स्टैग्नेशन है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये नम्र एक सुझाव था कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करें, जो भी हमारे जितने भी नए स्लैब दिए हैं, उसके बाद जो है वो डाइवर्सिफिकेशन पे अगर हम फोकस करें, सो देन एंड देन ओनली वी कैन पुट द राइट मैन टू द राइट जॉब। ये मेरा एक सुझाव था। दूसरा कि जैसे आप भी इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, आपको पता होगा कि जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं या जहाँ पर प्रैक्टिकल्स हैं, वहाँ पर जितने जल्दी हम कुछ व्यवस्थाएं बदलना चाहते हैं, उतनी व्यवस्था परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। किसका अंतिम वाक्य बताइए, वो थोड़ा कट गया।
हाँ, जैसे कि इंजीनियरिंग में जो हम जितनी भी या जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो व्यवस्थाएं हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहें फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट में, वो उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जब कॉलेज में पढ़ता है तो वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ता है, बाहर आता है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल मिलता है, पुराना वेल्डिंग मशीन पे काम करता है, बाहर आता है तो रोबोटिक वेल्डिंग होता है ना। तो जो सेंट्रीफ्यूगल वाल होते हैं वगैरह वगैरह, और बाहर आता है तो न्यूमेटिक पे उसको काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वर्कशॉप जो है हम इतने जल्दी, या टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी हम कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस में हम नहीं कर पाते हैं। तो शायद अभी 6% जो बजट की बात की है तो उसके हिसाब से वो हो पाएगा, मगर एक चैलेंज वो भी है कि वो सभी को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो क्वालिफाई करेंगे उनको ही मिलेंगे। दूसरा आपने कहा कि 40 क्रेडिट और 15 जो है एक्सपीरियंशियल क्रेडिट, उनको चाहिए 9 to 12 में, है ना, 9 से 12वीं में 40 क्रेडिट उसको अर्न करनी पड़ेगी। क्रेडिट तो बहुत कम है, क्योंकि क्रेडिट का जो मैं समझता हूँ तब तक उसको सत्र के जितने भी घंटा उनको काम करना है उसके ऊपर है। अगर हम वैकेशन सारे मिलाएं तो एक सत्र में 15 हफ्ता उनको काम करना है। 15 हफ्ता का 15 घंटे बराबर एक क्रेडिट, मतलब अजीत जी क्षमा, हाँ अजीत जी क्षमा चाहता हूँ, अपनी बात रखनी है तो संक्षिप्त में रखिए, क्योंकि समय काफी हो गया है। संक्षिप्त में बात रखिए, नहीं तो हम समापन करते हैं। ओके, समापन करिए। जी शंकरानंद जी, आपकी परमिशन हो समापन कर सकते हैं जी? निश्चित समापन। जी धन्यवाद। समापन के लिए मैं श्री भरत भाई माली जी को निमंत्रित करूंगा। गुजरात प्रांत सहमंत्री है भारतीय शिक्षण मंडल के, श्री भरत भाई माली जी। नमो नमः सर्वे भारतीयाः प्रातरः। आज के सजीव प्रसारण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सूक्ष्म अवलोकन एवं अच्छी तरह से आपने को समझाया, मार्गदर्शन दिए। ऐसे जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भरत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट गई। हाँ जी मैं भरत जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो समापन कर दे। जितेंद्र जी। जितेंद्र सर। जी सर, आपका माइक अनम्यूट है। जी हाँ, अभी माइक खोला है। जी ભરત ભાઈ, અગર વિડિયો ઓફ થઈ જાય તો તમારું આવશે અવાજ, એક નેટવર્ક કદાચ ઇસ્યુ હશે એટલા માટે। बहुत अच्छी चर्चा रही माननीय शंकरानंद जी। सबसे पहले तो गुजरात प्रांत की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे जटिल विषय पे ऊपर इतना संक्षिप्त में और इतने विस्तार से जो बात कही आपने, और सभी कार्यकर्ता है जो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तरह से उन्होंने ध्यान में सब बात रखी है आपने। तो वो बात हम जब समाज में जाएंगे, समाज में जब इस बात की प्रश्नोत्तरी होगी, तब वो बात कहने के लिए या फिर जो समाज में प्रश्न आएगा उसको सुलझाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, और उसमें हम लोग सफल भी होंगे। जैसे कि हमारे माननीय KN चावड़ा सर ने कहा, प्रिंसिपल के साथ जो आपकी बात हुई, वो हमारे उनके इंस्टीट्यूट है जो हमसे जुड़ चुकी है, वो हमारे संस्था का सदस्य है ही। दूसरा मैं एक विषय कहना चाहता हूँ कि हम आज बहुत ही भाग्यशाली, हमारे साथ माननीय उमाशंकर पचौरी जी का भी सानिध्य मिल रहा है। माननीय शंकरानंद जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उमाशंकर पचौरी जी,
हमारे पश्चिम क्षेत्र के वाली का जिसका दायित्व है सत्यकाम मेश्राम जी, हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष सुरेश भाई पटेल, इन सब को मिलाकर बहुत अच्छा विषय आपने रखा। और दो चीज मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में कि ये कोरोना काल में जब हम घरवास पे थे, तब रिसर्च फॉर रिसर्जन के विषय में हमने गुजरात प्रांत के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके वाइस चांसलरों के साथ माननीय मुकुल जी के सानिध्य में हमारे प्रांत अध्यक्ष जी नवीन जी सेठ के साथ तय करके एक बैठक हुई थी हमारी। लगभग 2 घंटा बैठक चली थी और उसमें सब विषय निकल के आए थे। और उसके बाद उन्होंने सबने हमें आह्वान भी दिया है कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस के एमओयू करने के लिए हमारे सब लोगों ने हमें स्वीकार किया है। और उन्होंने हमें आह्वान भी किया है। ये कोरोना खत्म होते ही वो काम माननीय डॉक्टर मयंक चापानेरिया जी और हमारे प्रांत के आरएफ के संयोजक हरिगोपाल जी अग्रवाल इसमें लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का फिर एक बार आपसे बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ भारतीय शिक्षण गुजरात प्रांत की ओर से कि आप सबने इस बहुत अच्छे विषय के ऊपर आए, चर्चा सुनी और जब समाज में जाएंगे तब हम इस विषय को अपनी दृष्टि बिंदु के साथ रख सकेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए होने वाला है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल का जैसे शंकरानंद जी ने कहा कि हम लोग एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, पहले पॉलिसी के ऊपर काम करने वाला संगठन है हमारा। तो प्रश्न तो जरूर आएंगे और हमारा दायित्व भी बढ़ जाएगा। तो जितने भी हमारे ध्यान में इंस्टीट्यूट आए, यूनिवर्सिटीज आए, वहां पर हम वहाँ के जो स्थानिक प्रशासन है उनके साथ मिलकर वहाँ के टीचरों की ट्रेनिंग करवाना है। उसके टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ पीएचडी गाइड से, पीएचडी स्टूडेंट है, रिसर्च स्टूडेंट, उन सबका वर्कशॉप करवाना, ये सब काम भी हम भारतीय शिक्षक मंडल के माध्यम से करें, इसके लिए हम कार्य करें। मैं फिर एक बार आप सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय शंकरानंद जी का और उमाशंकर पचौरी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे ये सेशन हमारे लिए यूजफुल रहेगा जब हम इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे तो माननीय शंकरानंद जी ने जो छोटे छोटे बिंदु बताए हैं वो काफी उपयोगी रहेंगे। और प्रश्नोत्तरी के समय भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके जो भी आंसर दिए हैं वो भी काफी हमको लोगों को पॉजिटिव वे में समझाने के लिए उपयोगी रहेंगे। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर मयंक चापानेरिया यहाँ पे इस सेशन को समापन करता हूँ और एक श्लोक के साथ हम इसका समापन करेंगे जो कि भारतीय शिक्षण मंडल के हर एक सेशन में हम लोग दोहराते हैं। तो मैं श्लोक बोलूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम 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 राम, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम शंकरानंद जी। प्रणाम। राम राम। राम राम। राम राम।